हेलो एवरीवन, क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस बुक का बायो का चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे हम यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों की। इससे पहले कि हम इसका मैकेनिज़्म डिस्कस करें कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं, उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन का हमें आंसर आना चाहिए, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। क्या ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की? जबकि हमने पिछले लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो नेसेसरी नहीं है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल की लाइफ में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है तो उससे उसकी लाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है ये। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इस प्रोसेस के अंडर जाता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो वो अपनी तरह के और कई इंडिविजुअल्स क्रिएट करता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। तो क्यों एक इंडिविजुअल अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा जब उसको ज़िंदा रहने के लिए ये प्रोसेस चाहिए ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब बेटा मैं आपको देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना है, अगर हमने अपनी स्पीशीज़, यानी हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ना, होमो सेपियंस हैं हमने अपनी स्पीशीज़ को सरवाइव कराना है, अपनी एग्जिस्टेंस को रखना है अर्थ के ऊपर, तो रिप्रोडक्शन एसेंशियल है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़। ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेटा यही चीज़ आपको बताई गई है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीशीज़ दैट ब्रिंग देम इनटू आवर नोटिस। और इसके लिए हमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8.1 में भी वही बात की है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, कि अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो जो इंडिविजुअल्स क्रिएट कर रहे हैं न्यू इंडिविजुअल्स को, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी हैं उनकी? तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, अगर इफ़ बॉडी डिज़ाइंस आर टू बी सिमिलर, अगर उनको सिमिलर होना है तो उनके ब्लूप्रिंट्स तैयार करने होंगे, उनकी बॉडी के डिज़ाइंस सिमिलर होने चाहिए। इसलिए रिप्रोडक्शन एज इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज़ ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिज़ाइन। और ये बॉडी डिज़ाइन बेटा बनता है हमारी सेल में जो इन्फॉर्मेशन है इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स की, जो एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, अंडरलाइन कीजिए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या फंक्शन है आपको पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में होता है हमारे सेल में। एक तो ये प्रोटीन फॉर्म करता है, ठीक है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है तो अलग तरह के प्रोटीन बनेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी जो डिज़ाइंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, इवेंचुअली लेड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइंस। देयरफॉर जो बेसिक इवेंट है रिप्रोडक्शन में, आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन, दैट इज़ क्रिएशन ऑफ डीएनए, जिसके लिए हमारे सेल्स कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें और डीएनए की कॉपीज़ बनती हैं। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज़ ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल। जो सेल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसमें 2 कॉपीज़ बनती हैं डीएनए की, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ओके, एक पेरेंट बॉडी में रहती है और एक ने नेक्स्ट जनरेशन में जाना है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। यहाँ पर बोला गया है, इस चीज़ को समझो कि अगर हम एक कॉपी पेरेंट बॉडी में रहने देते हैं और दूसरी बॉडी को सिंपली पुश कर देते हैं
तो इससे क्या होगा, उसके पास कोई अपना ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर पाएगा, सरवाइव नहीं करेगा। इसलिए डीएनए कॉपिंग में पहले क्रिएशन होती है एक एडिशनल सेलुलर एपरेटस की, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। उसके बाद डीएनए कॉपीज सेपरेट होती हैं। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए कॉपी जाएगी उसको भी बेटा उसका अपना सेलुलर एपरेटस चाहिए फंक्शनिंग के लिए। इसलिए इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स, और वो अपना सेलुलर अपरेटस लेकर सरवाइव करेगा। नाउ दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? सिमिलर तो हैं लेकिन वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। ओके, अब देखो हम सब ह्यूमन बीइंग सिमिलर हैं, है ना। हम सब के 2 हाथ, 2 आँखें, 1 नाक, इस तरह से पार्ट्स हैं, तो सिमिलर हुए ना। लेकिन हमारी पहचान सबकी अलग है ना। हम सेम नहीं है, वी आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसे नहीं है सब। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि जब डीएनए की कॉपिंग होती है ना तो कुछ वेरिएशंस होती हैं हर समय, ठीक है। ईच टाइम जब भी कोई डीएनए की कॉपी बनती है थोड़ी बहुत वेरिएशन उसमें होती है। तो एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सिमिलर हो सकती हैं वो डीएनए कॉपीज, लेकिन ओरिजिनल की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी नहीं होगी क्योंकि वेरिएशंस हैं। सम ऑफ दीज वेरिएशंस माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिट्स। मतलब अगर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हो जाएं, ड्रास्टिक हो जाएं, तब भी जो डीएनए कॉपी है वो काम नहीं करती सेलुलर अपरेटस के साथ। तो सच अ न्यूबॉर्न सेल विल सिंपली डाई। तो ऐसा जो न्यूबॉर्न सेल है, डॉटर सेल है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए वेरिएशंस उतनी ही होनी चाहिए जितनी में जो डीएनए है वो सेलुलर अपरेटस के साथ अपना कॉम्बिनेशन बना सके, अपनी कोऑर्डिनेशन बना सके। Thus the surviving cells are similar to but different from each other. Now this inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. Okay? तो क्या ज़रूरत है वेरिएशन की? अगर हमें एवोल्यूशन चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो हमें वेरिएशंस को अकोमुलेट यानी बहुत सारी वेरिएशंस जब इकट्ठा होंगी तभी एवोल्यूशन पॉसिबल है ना। ये चीज़ हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। 8.1 में बताया है वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो मैं बेटा आपको बता दूं कि हाँ, हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ना, अलग अलग पॉपुलेशन है हमारी, अलग अलग एरियाज़ में रहते हैं। तो बाई चांस कभी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर चेंज हो, ठीक है, या हमें कोई अनफेवरेबल कंडीशंस मिले, तो अगर हमारी बॉडी में वेरिएशंस हैं अकॉर्डिंग टू जिनके कारण हम एडजस्ट कर सकते हैं सराउंडिंग्स में, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। और अगर नहीं है ऐसा तो वी विल नॉट सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशंस। तो वेरिएशंस जो है सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल पे इसका इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस करके यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, देखिए आप यहाँ क्या लिखा है। इफ़ देयर वर अ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेट waters and if the water temperature were to be increased by global warming most of these bacteria would die। ठीक है, क्या इसमें सिंपली बोला है कि मान लो कि टेम्परेट वाटर में बैक्टीरिया हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो इनमें से बहुत से बैक्टीरियाज जो हैं वो मर जाएंगे। लेकिन कुछ वेरिएंट्स जो अपने अंदर चेंजेस लेकर आए हैं, बैक्टीरिया जिनके अंदर चेंज आया है उस टेम्परेचर की वजह से, दे आर रेजिस्टेंट टू दैट हीट, और वो सर्वाइव कर जाएंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। और मज़ेदार बात यह है कि नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी इसी तरह की होगी। तो वेरिएशन इज़ दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ ओवर टाइम। ओके, तो दीज आर 2 क्वेश्चंस, आप इजीली इनका आंसर कर सकते हो। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? बिकॉज ये बेसिक इवेंट है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आनी है पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नाउ वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज बट नॉट नेसेसरीली फॉर द इंडिविजुअल? तो बैक्टीरिया का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। यहाँ कोई किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात नहीं की, एक पॉपुलेशन की बात की है जिसमें कुछ जो हैं डाई मर जाते हैं और कुछ वेरिएंट जो हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इसलिए वेरिएशन ज़रूरी है फॉर द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की, वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो एक्टिविटी 8.1 में बेटा आपको सिंपल बताया गया है यहाँ पे कि 10 ग्राम ऑफ शुगर डिज़ोल्व करना है पानी में, 20 ml सॉल्यूशन आपके पास टेस्ट ट्यूब में है, उसमें यीस्ट ग्रैन्यूल्स ऐड कीजिए, कॉटन प्लग से उसका माउथ बंद कर दीजिए ताकि एयर अंदर ना जा सके, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो 1-2 घंटे के बाद आप यीस्ट कल्चर इसमें ऐड करोगे। तो आपने उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर वो कल्चर लेकर एक स्लाइड पे रखना है, उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। सेकेंड एक्टिविटी 8.2 में आपने एक ब्रेड की स्लाइस लेनी है, उसको किसी ऐसी डार्क प्लेस पे रख देना है जो ठंडा हो और मॉइस्चर हो वहाँ पे। आपने स्लाइस के सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और 1 हफ्ते बाद ये ऑब्जर्वेशन जो है आपने रिकॉर्ड करनी है। नाउ कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच यीस्ट ग्रोज इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोल्ड्स ग्रो इन द सेकेंड। तो फर्स्ट केस में यीस्ट को एयर नहीं चाहिए, तो ये कौन सा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक, लेकिन कैसे इसकी मल्टीप्लाई होकर ग्रोथ हुई है। सेकेंड केस में आप देखोगे कि मॉइस्ट सरफेस चाहिए, उसमें वो ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से 8.2.1 में फिशन मेथड है पहला, ये हम कर रहे हैं बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, किस में कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले बात अमीबा की करेंगे, तो इसको हम कहते हैं बाइनरी फिशन, क्योंकि अमीबा ने 2 इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, इसलिए इसको बाइनरी फिशन बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये डायग्राम क्लियरली बता रहा है किस तरह से सेंटर से सारा जो सेलुलर अपरेटस है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिर वहाँ से बॉडी डिटैच हो जाती है, और जो सिंगल अमीबा है दैट गिव राइज टू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, और जो ये 2 डॉटर सेल्स बने हैं दे आर सिमिलर टू पेरेंट बॉडी। ओके, तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बाइनरी फिशन का दिया है लीशमैनिया में, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रही है नीचे से ABCDEF पार्ट में आप देख सक रहे हो किस तरह से लीशमैनिया की बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। ये लीशमैनिया काला अजहर फीवर भी कॉज करती है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम की, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा? मलेरियल पैरासाइट है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। कौन कैरी करता है इस प्लाज्मोडियम को? फीमेल एनोफिलस, है ना, जिसके काटने पर हमारी बॉडी में वो प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट कर देता है और हमें मलेरिया डिजीज़ हो जाती है। अब इसका मेथड क्या है रिप्रोडक्शन का? बाय मल्टीपल फिशन, है ना। पहले बाइनरी फिशन में 2 में डिवाइड होता था ना, लेकिन मल्टीपल फिशन में एक ही टाइम में इट डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल्स। ओके, इसी तरह से यीस्ट का हम एग्जाम्पल लेंगे, तो यीस्ट भी आपकी जो है वो कैसे सेपरेट होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। स्मॉल बर्ड्स आ जाती हैं जिनको मैच्योर होने पर जो सेपरेट हो जाती हैं और फर्दर ग्रो करती हैं। ओके, तो मल्टीपल फिशन आपने पढ़ा प्लाज्मोडियम में, बर्डिंग पढ़ी आपने किस में? यीस्ट में। अब ये एक्टिविटी देख लें क्या कहता है ये 8.4 में। कलेक्ट वाटर फ्रॉम अ लेक और पोंड दैट अपीयर्स डार्क ग्रीन and contains filamentous structure. Now put 1 or 2 filaments on a slide. Put a drop of glycerin on these filaments and cover it with a cover slip. फिर आप इसको ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको स्पाइरोगेरा के बहुत सारे फिलामेंट्स दिखाई देंगे। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने लिए। सबसे पहले फॉर एग्जांपल स्पाइरोगेरा। स्पाइरोगेरा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें एसेक्सुअली कैसे हो रही है? जो इसकी बॉडी है बेटा स्मॉल पीसेस, मैच्योर होकर स्मॉल पीसेस में ब्रेकअप हो जाती है, टूट जाती है,
और ये जो पीसेस हैं जिनको हम फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं, ये न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्यों? दे कैनॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल, क्योंकि जो दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इतने सिंपल नहीं हैं कि उनको सेल बाय सेल डिवाइड किया जा सके, लेकिन स्पायरोगैरा में ऐसा पॉसिबल है। स्पेशलाइज्ड सेल्स चाहिए। दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इसलिए वहाँ पर ये सेल बाय सेल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वेज ऑफ रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे हम कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेटा वहाँ पर हम डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मेथड पढ़ेंगे। अब बेसिक स्ट्रेटजी क्या है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में? दैट डिफरेंट सेल टाइप्स परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। ये बात तो आपको पता ही है। हमारी बॉडी में देख लो कि कितने अलग अलग तरह के सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। फॉलोइंग दिस जनरल पैटर्न, रिप्रोडक्शन इन such organisms is also the function of a specific cell type. Now how is reproduction to be achieved from a single cell type? अब एक ही सेल से हम किस तरह से रिप्रोडक्शन अचीव कर सकते हैं? अगर ऑर्गेनिज्म की itself consist of many cell types, है ना? अगर हमारी बॉडी में अलग अलग सेल टाइप्स हैं तो हम एक सेल से किस तरह से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं? यही कारण है कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैपेबल नहीं होते इस सिंगल सेल से ग्रो करने में। ओके, तो रीजेनरेशन पढ़ेंगे हम। रीजेनरेशन फिर से बहुत सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेनेरिया की। ओके, हाइड्रा की, प्लेनेरिया की। तो प्लेनेरिया भी जो है इट कैन बी कट इनटू एनी नंबर ऑफ पीसेस। एनी नंबर ऑफ पीसेस मतलब कहीं से भी इसे काट दो, एंड ईच पीस विल ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। इसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। और इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं सेम टाइप के होते हैं, जिनको हम कहते हैं रीजेनरेटिव सेल्स। ओके, तो दीज सेल्स proliferate and make large number of cells. From this mass of cells, different cells undergo changes to become various cell types and tissues. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो डायग्राम आपको दिखेगा, रीजेनरेशन इन प्लेनेरिया। तो ये प्लेनेरिया का एक डायग्राम है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं पीसेस में डिवाइड हो गए और ईच पीस विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, है ना। तो इसके बाद आएगा हमारा नेक्स्ट बर्डिंग। तो बर्डिंग में हमने क्या करना है? ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज़ रीजेनरेटिव सेल्स। अगेन इसमें रीजेनरेटिव सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट करेंगे। जैसे कि हाइड्रा में अ बर्ड डेवलप्स आउट एज एन आउटग्रोथ। जब ये रिपीटेड सेल डिवीजन हो जाएगी वन स्पेसिफिक साइट पे, ये जो बर्ड्स हैं हाइड्रा की, दे आर डेवलप्ड इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, एंड व्हेन दे आर फुली मैच्योर, जब ये फुली मैच्योर हो जाएंगे, दे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। ये पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएंगे। नेक्स्ट 8.2.5 में आप पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे इसका नाम है, तो इसमें जो प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। उसको छोड़ के जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, स्टेम हैं, वो यूज़ होंगे रिप्रोडक्शन में। तो इट इज़ अ मेथड थ्रू विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय द parts of the plant like roots, leaves, stem, branches, but flower is not involved, seeds are not involved. ओके, तो यहाँ पर आपको कुछ फ़ायदे होने वाले हैं। जो प्लांट्स बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अराइज किए जाते हैं, रेज किए जाते हैं, उनमें फ्लावरिंग और फ्रूट्स जल्दी आते हैं एज कम्पेयर टू दोज प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स. So such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds. तो दूसरा फ़ायदा क्या हुआ? पहला तो ये कि फ्लावरिंग और फ्रूट पहले आ गए। दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो प्लांट्स सीड से प्रोड्यूस नहीं हो पाते, है ना, जिनकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई है सीड से प्रोड्यूस होने की, जैसे रोज़, जैस्मीन, बनाना और ऑरेंज, उनको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं। फिर थर्ड, एक और इनका फ़ायदा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, कि जो प्लांट्स जेनेटिकली
जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बेटा, दोज प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर, ओके, बिल्कुल पेरेंट के जैसे होते हैं, टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। तो ये आपका 3 एडवांटेज मैंने बताए वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। देखिए किस तरह से आपको ब्रायोफाइलम की लीफ का एग्जाम्पल दिया है। बर्ड्स जो हैं वो अराइज होती हैं लीफ एजेस पर और रूट्स भी निकलती हैं इनकी, और फिर जब ये डिटैच हो जाती हैं और सॉइल में मिक्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं सॉइल में, दे डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। अब टिश्यू कल्चर की बात करेंगे यहाँ पे। मोर टू नो, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट। अगर हम टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो हम यहाँ पर किसी प्लांट के टिश्यूज़ या सेल्स लेते हैं और उनको रिमूव करते हैं पेरेंट बॉडी से और ग्रोइंग टिप से लेते हैं प्लांट्स के, और उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं बेटा, जहाँ पर वो डिवाइड होते हैं बहुत जल्दी, टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसको हम कैलस भी बोलते हैं। तो कैलस क्या है? जो सेल्स डिवाइड हुए हैं आपके रैपिडली, उनके ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं कैलस। द कैलस इज ट्रांसफर्ड टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हॉर्मोन्स, और यहाँ से जब एक बार वो डिवाइड हो जाते हैं तो उनको एक दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पे उनको हॉर्मोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर देयर ग्रोथ, फॉर देयर डिफ्रेंशिएशन। तो ये जो प्लांटलेट्स हैं फिर इनको सॉइल में प्लेस किया जाता है वेयर दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। तो इससे क्या फ़ायदा होता है टिश्यू कल्चर से? व्हाट इज़ द एडवांटेज? क्यों पढ़ रहे हैं हम ये? मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट, ठीक है, इन डिजीज़ फ्री कंडीशन। अगर मान लो एक प्लांट है डिजीज़ फ्री कंडीशन में, कोई बीमारी नहीं है उसको, हम बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं वहाँ से सेल्स लेकर, ओके, वहाँ के टिश्यूज़ लेकर। दिस टेक्निक इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। याद रखें, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में मेजॉरिटी में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पोर फॉर्मेशन, जहाँ पर हम ले रहे हैं प्लांट राइजोपस। इवन इन मैनी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे इसमें हम देखेंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ब्रेड में डेवलप होते हैं, जो हमने देखा 8.2 एक्टिविटी की थी जब, है ना। तो अबव आर हाइफे, उनको हाइफे कहा जाता है ना, और उनका नाम क्या है? ब्रेड मोल्ड को क्या कहते हैं हम? राइजोपस। याद रखेंगे। अब ये जो हाइफा हैं ये नहीं है आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। कौन से हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स? जो ये ब्लॉब्स नज़र आ रहे हैं ना आपको, जिसमें स्पोर्स आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे, है ना, दीज आर नोन एज स्पोरेंगिया। इन ब्लॉब्स को हम स्पोरेंगिया बोलते हैं, जिनके अंदर स्पोर्स होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं ये स्पोर्स। तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। स्पोरेंगिया आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस। तो ये स्पोर्स भी आगे थिक वॉल्स में से कवर्ड होते हैं, और इसका फ़ायदा क्या है थिक वॉल का? इट प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो, ओके। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल जाती तब तक वो वॉल उनकी प्रिवेंशन करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनको सेव रखती है, और जैसे ही मॉइस्चर वाला सरफेस मिलता है, कांटेक्ट में आते हैं उसके, तो ये जो थिक वॉल है ये डिज़ोल्व हो जाती है और स्पोर्स दे रीजेनरेट, ओके, दे रिप्रोड्यूस। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generations to be created from single individual. This is known as asexual reproduction, okay. Now next topic is our 8.3, that is sexual reproduction. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के लिए वी हैव टू डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 individuals, ओके, बिफोर अ न्यू जनरेशन कैन बी क्रिएटेड। तो अब तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की बात की है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस आ जाएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? दैट इज 2 parents आर इन्वॉल्वड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर एज सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्वड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो चाहे हम इसमें काव्स का एग्जाम्पल लें, हैंस का लें, चिक्स का लें, इवन ह्यूमन बींग्स अपना एग्जाम्पल लें,
तो इन सच केसेस द बोथ सेक्सेस मेल्स एंड फीमेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस न्यू जनरेशंस। अब क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? हमने अपनी तरह की कॉपीज़ जनरेट करनी है, क्रिएट करनी है। वेरिएशंस ज़्यादा हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है। ठीक है, जो बात समझने वाली ये है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा हैं। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ के लिए हमें ज़रूरत पड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ओके, देन 8.3.1 में बेटा हम पढ़ेंगे वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ दिस रिप्रोडक्शन। नाउ लुक हियर, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ द DNA। ओके, यानी कि 2 न्यू सेल्स की अगर हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम एक ये भी बात कर रहे हैं कि हमने DNA कॉपी जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, उसके साथ हम दूसरी बात करते हैं सेलुलर अपरेटस की। जैसे मैंने पहले भी समझाया आपको कि हम सिंपली DNA को पुश नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए हमें पहले सेलुलर अपरेटस भी क्रिएट करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद जो DNA कॉपी है वो उस एक कॉपी जो है ओरिजिनल वाली वो पेरेंट्स में रहती है और दूसरी सेलुलर अपरेटस के साथ ही शिफ्ट होती है, ओके, टू द नेक्स्ट जनरेशन। द DNA कॉपी मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जैसे हमें पता है कि ईच टाइम जब DNA कॉपिंग होती है तो देयर इज़ some variation, okay, it may be small, it may be more depending upon the conditions. Now every individual organisms cannot be protected by variations. अगर हमने ये भी पढ़ा है ना कि हर एक इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो वेरिएशन से ज़रूरी नहीं है उसकी प्रोटेक्शन हो, लेकिन जब हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर वेरी यूजफुल। जैसे मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया था आपको, फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़। It would therefore make sense if organisms came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. Okay? While DNA copy mechanisms are not absolutely accurate, they are precise enough to make the generation of variation a fairly slow process. Okay? If the DNA copying mechanism were to be less accurate, वो कहते हैं कि अगर तो absolutely accurate नहीं है ना, तो जो जनरेशन की वेरिएशंस हैं वो बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन अगर DNA कॉपिंग मैकेनिज्म्स लेस एक्यूरेट है, मैनी ऑफ द रिजल्टेंट DNA कॉपीज वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द सेलुलर अपरेटस एंड दे वुड डाई। ओके, तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि वेरिएशंस हों, लेकिन ऐसी हों कि सेलुलर अपरेटस के साथ कोऑर्डिनेशन बना सके DNA और जो न्यू बॉर्न सेल है, बेबी है, वो सर्वाइव कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो फिर न्यू बॉर्न जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। सो हाउ कैन द प्रोसेस मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीडेड अप? ईच न्यू वेरिएशन इज मेड इन अ DNA कॉपी that already has variations accumulated from previous generations. Thus, 2 different individuals in a population would have quite different patterns of accumulated variations. अगर 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उनकी वेरिएशंस जो accumulated हैं उनकी बॉडीज़ में वो भी तो डिफरेंट होंगी। Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. Combining variations from 2 or more individuals would thus create new combinations of variants. Obvious है, हमारे पास एक नया कॉम्बिनेशन आएगा वेरिएंट्स का, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल के पास अलग अलग टाइप की वेरिएशंस अकम्युलेटेड हैं। ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नोवल सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओके, देन द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनकॉर्पोरेट सच एज process of combining DNA from 2 different individuals during reproduction, और ये सक्सेसफुल रहता है। बट दिस क्रिएट्स अ मेजर डिफ़िकल्टी। अब कहाँ प्रॉब्लम आती है? अगर इफ़ ईच न्यू जनरेशन इज़ टू बी द कॉम्बिनेशन ऑफ DNA कॉपीज़ फ्रॉम 2 प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स, अगर दोनों से वो कॉपीज़ लेते हैं अलग अलग, प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल का मतलब है पेरेंट्स से, है ना, देन ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मेल फीमेल हमारे फादर मदर है ना, तो अगर फादर से भी हम एक कॉपी DNA की ले रहे हैं अपनी बॉडी में और अपनी मदर से भी ले रहे हैं अलग से, तो हमारी बॉडी में कितनी आने वाली हैं? 2।
ओके, 2 कॉपीज आने वाली हैं इस तरह से। तो क्या होगा, इस तरह से बहुत ज़्यादा कियास क्रिएट हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, दिस इज लाइकली टू मेस अप द कंट्रोल ऑफ द सेलुलर अपरेटस ऑफ द डीएनए। सेलुलर अपरेटस कम उसके साथ अपनी कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएगा। तो क्या होता है कि कंबाइन होती हैं और हमारे पास एक सिंगल कॉपी आती है। ओके, क्योंकि हमने जब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करना है डीएनए कॉपी, तो वहाँ पर हमारी डीएनए ओरिजिनल वाली हमारे पास रहने वाली है, उसकी कॉपी जाने वाली है। अगर हम ऐसे कंप्लीट दोनों तरफ से लेंगे तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑर्गेनिज्म बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, द स्पेशलाइजेशन ऑफ टिश्यू इंक्रीजेज। वन सॉल्यूशन दैट मैनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव फाउंड फॉर द प्रॉब्लम मेंशन्ड above is have to special lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cells। इसलिए हाफ हम मदर से गेन करते हैं, हाफ फादर से, ताकि हमारे पास वन कंप्लीट सेट हो। दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। ओके, दस व्हेन तब हमारा जो है प्रोसेस वो स्टेबल रहता है। When these germ cells form two individuals combined during sexual reproduction to form a new individual, it results in re-establishment of the number of chromosomes and the DNA content in the new generation। अब आगे आप समझिए, इफ़ द ज़ाइगोट क्या है, कंबाइनिंग के बाद जो हमारे पास आता है प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज ज़ाइगोट। If the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, then it has to have sufficient stores of energy for doing this। ठीक है, अल्टीमेटली उसमें जब डिविजन्स होंगी उसको स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी चाहिए, ऑर्गन भी चाहिए, तो उसको इसके लिए एनर्जी चाहिए। इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, है ना, और मे इवन भी सिमिलर। वो तो हमने सिंपल ऑर्गेनिजम्स में देख लिया, लेकिन जैसे बॉडी डिज़ाइन मोर कॉम्प्लेक्स होंगे, द जर्म सेल्स ऑल्सो स्पेशलाइज, वो भी स्पेशलाइज होंगे। वन जर्म सेल इज़ लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स। अब मैंने बात की ना, एनर्जी चाहिए उनको, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स होते हैं बेटा जब हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन बींग्स का। यहाँ पे वन जर्म सेल इज़ लार्ज, ओके, एंड कंटेन्स द फूड स्टोर्स, उसके अंदर फूड स्टोर है, वाइल अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। ओके, दूसरा जो जर्म सेल है वो छोटे साइज का है और मोटाइल है, मूवमेंट है उसमें। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमेट। ओके, मोटाइल वाले को हम मेल गैमेट कहेंगे। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड, और जो बड़ा भी है और फूड भी है उसमें, उसको हम कहेंगे फीमेल गैमेट। क्लियर? Now we shall see in the next few sections how the need to create these two different types of gametes give rise to differences in the male and female reproductive organs, कि किस तरह से changes आते हैं reproductive organs में मेल और फीमेल के, ये हम पढ़ेंगे आगे। In some cases differences in the bodies of the male and female organisms। ओके, तो हमारी बॉडीज़ में भी डिफरेंसेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? फ्लावर्स में। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे, जिनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। ओके, तो एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो दिस इज़ योर 8.3.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले आप इसके डायग्राम को देखिए। यहाँ पर आपको पिस्टल और स्टेमन, टू डिफरेंट ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं। तो स्टेमन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड पिस्टल इज द फीमेल। पिस्टल को हम कार्पल भी कहते हैं, आप पेंसिल से लिख सकते हो। स्टेमन के 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट एंड एंथर, और एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जिनमें है हमारे मेल जर्म सेल्स और मेल गैमेट्स। ओके, और पिस्टल में हमारे 3 पार्ट्स हैं। सेंटर में लोकेटेड है पिस्टल, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट्स हैं। ओके, ओवरी में होते हैं हमारे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर ईच ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ सिंगल फीमेल जर्म सेल, या फीमेल गैमेट बोलते हैं, या एग सेल्स बोलते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं इसका प्रोसेस।
द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन द फ्लावर। मैंने बता दिया आपको, डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल। स्टेमन, पिस्टल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, जिनमें जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया एंथर में मेल एंड ओव्यूल में फीमेल जर्म सेल्स हैं। तो द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। फ्लावर यूनिसेक्सुअल का मतलब इसमें सिंगल सेक्स हो, जैसे पपाया, वाटरमेलन एग्जाम्पल्स हैं, अंडरलाइन कीजिए, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। व्हेन इट कंटेन्स आइदर स्टेमन्स, अगर इसके पास स्टेमन्स भी हैं, फ्लावर के पास पिस्टल भी है, दोनों सेक्सेस हैं, तो इसको बाइसेक्सुअल बोलेंगे। और ऐसे फ्लावर्स का एग्जाम्पल है हिबिस्कस, जिसको आप चाइना रोज भी बोलते हो, और मस्टर्ड। When it contains both stamen and pistil, जब दोनों सेक्स हों इसके पास, stamen is the male reproductive part and it's produce pollen grains that are yellowish in color. You must have seen the yellowish powder that often sticks to your hands if we touch the stamen of a flower. Now pistil is present in the center of the flower. Where is the location of the pistil? It is present in the center of the flower and is the female reproductive part. जैसे मैंने आपको बताया इसके 3 parts हैं। स्वॉलन पार्ट को ओवरी कहते हैं, मिडल इलोंगेटेड पार्ट है स्टाइल कहते हैं, द टर्मिनल पार्ट उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। जो ओवरी है उसमें ओव्यूल्स हैं और हर एक ओव्यूल में एक सिंगल एग सेल है। मेल जर्म सेल प्रोड्यूस होता है जो पॉलन ग्रेन से, जो एंथर में है, दैट फ्यूजेज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ fertilization give us zygote which is capable of growing into new plant. ओके, तो समझिए यहाँ पर जो मेल जर्म सेल्स, इसकी मैं बात कर रही हूँ पॉलन ग्रेन्स की, बीच में है जो एंथर्स में है, उसने फ्यूज़ होना है जो आपके ओवरी में ओव्यूल्स के अंदर फीमेल एग सेल पड़ा है उसके साथ। और जब इनका फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल कर आता है वो जाइगोट होता है, और जाइगोट में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकता है। Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. अब बात आती है कि ये पॉलन्स जो हैं वो कैसे पहुँचेंगे, जो मेल जर्म सेल्स हैं वो एग सेल के पास कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए स्टेमन से उनको ट्रांसफ़र होना पड़ेगा स्टिग्मा में, फीमेल वाले पार्ट में। तो इफ़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन अकर्स इन द सेम फ्लावर, अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है, यानी वो फ्लावर कैसा होगा बेटा, बाइसेक्सुअल, तभी होगा ना सेम फ्लावर में, तो इट इज़ रेफर्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों बोला सेल्फ? क्योंकि एक ही फ्लावर है, बाइसेक्सुअल है, उसमें स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, तो सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अब इसके कंपैरिजन में समझिए बात को, अगर हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सिंगल सेक्स है, वहाँ पे या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, तो उसको दूसरे फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब दोनों के बीच में होगा तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट वी कॉल दैट? क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन? किसके थ्रू होता है? विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू भी हो सकता है। नाउ आफ्टर द पॉलन लैंड्स ऑन द सुटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल। ओके, तो एक बार तो उसने लैंडिंग कर ली स्टिग्मा पे पॉलन ने, ओके, चाहे वो विंड के थ्रू की हो, वाटर के थ्रू की हो, एनिमल्स के थ्रू की हो, लेकिन अब उसका मेन मकसद क्या है? उसने कहाँ पहुँचना है? फीमेल जर्म सेल में। ओके, पॉलन में जो मेल जर्म सेल है उसने स्टिग्मा से कहाँ पहुँचना है बेटा? फीमेल जर्म सेल में जो ओव्यूल के अंदर है, और ये ओव्यूल कहाँ है? ओवरी में। इसके लिए एक ट्यूब ग्रो करती है, ठीक है, पॉलन ग्रेन में से। किस में से? ध्यान रखोगे, अंडरलाइन करो। एक ट्यूब ग्रो करती है आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन जो आपका स्टिग्मा पे पड़ा है, और ये ट्यूब ट्रैवल करती है पूरा स्टाइल से होते हुए, कहाँ तक जाती है? ओवरी तक जाती है, ठीक है, और यहाँ ओवरी में आपके ओव्यूल्स हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब फ्यूजन हो जाता है मेल और फीमेल जर्म सेल का, द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ये जो आपका जाइगोट है ये बहुत डिविजन्स के अंडर जाता है, सेवरल टाइम्स डिवाइड होता है और एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, और साइड बाय साइड ओव्यूल अपने चारों तरफ एक टफ कोट डेवलप कर लेता है, और हम इसको क्या कह देते हैं कि ये ओव्यूल भाई अब चेंज हो गया है सीड में। ओके, नाउ द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो कर जाती है और क्या बन जाता है? एक फ्रूट।
मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रिवल, फॉल ऑफ, वो गिर जाते हैं. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? तो ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट ऑफ द एम्ब्रॉय विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस. जब मिलती हैं तो सीडलिंग में ग्रो कर जाता है और इस प्रोसेस को हम क्या देते हैं? जर्मिनेशन. तो जर्मिनेशन क्या हुआ? जर्मिनेशन इज डेवलपिंग सीडलिंग फ्रॉम द सीड अंडर अप्रोप्रिएटेड कंडीशंस. ओके, नाउ आप ये डायग्राम मैंने अपनी पहले वीडियो में भी आपको बनाकर बताया है कि किस तरह से पॉलन ट्यूब पॉलन ग्रेन से निकलकर ओवरी तक जा रही है और फीमेल जर्म सेल से जो मेल जर्म सेल है वो फ्यूज़ होकर एम्ब्रॉय सैक के अंदर जाइगोट बना रहा है, जो फर्दर डिवीजन के बाद एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है. आपकी ओवरी जो है वो फ्रूट बनती है, ओव्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू सीड. ये कॉटिलिडॉन और जर्मिनेशन की बात की है यहाँ पे. तो कॉटिलिडॉन क्या होते हैं? ये सीड लीव्स बोलते हैं इनको, जो जर्मिनेशन के पहले सीड को फूड प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो जो उसका अपर पार्ट है दैट इज़ नोन एज प्लूम्यूल, जिससे शूट सिस्टम बनना है, स्टेम, और जो नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, उससे हमारी फ्यूचर रूट निकलनी है. ओके, तो आप देख सकते हो अपने घरों में आप सोक करोगे सीड्स को तो आपको ये कॉटिलिडॉन्स साफ नज़र आएंगे. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज 8.3.3 दैट इज़ योर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. So far we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. अभी तक हमने बात की थी कि अलग अलग तरीके हैं किस तरह से डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो रिप्रोडक्शन के कौन कौन से तरीके अपनाते हैं ना. वैरायटी ऑफ मोड्स की बात की थी. लेट अस नाउ लुक एट द स्पीशीज़ दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन, है ना. आप लोगों को भी अपने एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए. ह्यूमन यूज अ सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस है ना. हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क? तो वी आर द कॉम्प्लेक्स बॉडी, वी हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर. ओके, तो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस होने वाला है वो भी टिपिकल होगा. तो उसको समझने के लिए लेट अस बिगिन एट एन अपेरेंटली अनरिलेटेड पॉइंट. ऑल ऑफ अस नो दैट आवर बॉडीज चेंज एज वी बिकम ओल्डर. ओके, हम सबको पता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते जाते हैं, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलता रहता है. यू हैव लर्न चेंजेस दैट टेक प्लेस इन योर बॉडी अर्लियर इन क्लास 8th ऑल्सो. तो आप बच्चे जब 10th में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा 8th क्लास में आपकी बॉडी में किस तरह के चेंजेस आए थे. वी नोटिस दैट आवर हाइट हैज़ इंक्रीज्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम अर्ली स्टेज टिल नाउ, है ना. तो आपको ये भी पता है बचपन से लेके अब तक हमारी हाइट भी चेंज हुई है. वी एक्वायर टीथ, हमें दांत चाहिए. वी इवन लूज द ओल्ड, है ना, सो कॉल्ड मिल्क टीथ, उन अब नहीं रहे हमारे माउथ में. एंड एक्वायर न्यू वंस, नए हैं, परमानेंट सेट है टीथ का. तो कहने का मतलब ये है कि चेंजेस आर देयर. ऑल ऑफ दीज आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जर्नल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, है ना. जर्नल प्रोसेस है ये ग्रोथ का, अब तक जितनी हमने बात की. इन विच द बॉडी बिकम्स लार्जर, जिसमें बॉडी हमारी बड़े साइज़ की होगी. बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, लेकिन जो हमारे अर्ली टीनेज ईयर्स हैं 6th, 7th, 8th क्लास, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. उसमें कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जिसको हम ये कहकर नहीं छोड़ सकते कि बॉडी का साइज़ बड़ा हो गया. इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शंस चेंज. जैसे हमारी बॉडी चेंज होती है, हमारी बॉडी के जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनका प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है, साइज़ डिफरेंट हो जाता है, नए नए फीचर्स अपीयर होते हैं. एंड सो डू न्यू सेंसेशंस, और उसकी वजह से नई सेंसेशंस, नए हॉर्मोन्स, है ना, सीक्रेट होते हैं. सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. कुछ तो कॉमन होते हैं बॉयज़ गर्ल्स में. वी बिगिन टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सच एज आर्म पिट्स हैं, जो वहाँ पे जेनिटल एरिया है हमारा, ठीक है, बिटवीन द थाइज. तो वहाँ पर जो थिक हेयर ग्रोथ है वो आप देख सकते हो कॉमनली बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर. और स्किन का कलर भी डार्क हो जाता है इन एरियाज़ में. तो थिनर एयर
हेयर कैन ऑल्सो अपेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। हमारी जो लेग्स हैं, आर्म्स हैं, उनमें बिल्कुल पतले पतले से हेयर्स निकल आते हैं, एज वेल एज ऑन द फेस। तो ये तो हम कॉमन फीचर्स की बात कर रहे हैं, बोथ गर्ल्स और बॉयज़ की। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली हो जाती है, पिंपल्स निकल आते हैं फेस पे। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज़ एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। कई बार बच्चों को समझ भी नहीं आती इन चेंजेस के साथ किस तरह से कोप अप करना है। तो ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अब तो हमने कॉमन चेंजेस की बात की पिछले पैराग्राफ में, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट चेंजेस किस तरह से होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, अलग अलग तरह से। पहले बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स का जो ब्रेस्ट साइज़ है वो बेटा इट बिगिन्स टू इंक्रीज, बढ़ जाता है वो विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स। जो निपल्स की स्किन है उसका कलर डार्क हो जाता है एट द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन टू मैच्योरेट एट अराउंड दिस टाइम। बाद में हम पढ़ेंगे कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या है, ये प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है गर्ल्स में। बॉयज़ बिगिन टू हैव न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस एंड देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक। देखो ना कितनी भयानक आवाज़ लड़कों के गले से निकलती है, फटी फटी सी, है ना, बिल्कुल चेंज हो जाती है। बचपन में इतनी कोमल इनोसेंट वॉइस, स्वीट वॉइस होती है, जो एडोलसेंस में आके, इस एज में आके क्रैक होना शुरू हो जाती है। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिगिन्स टू बिकम इनलार्ज्ड एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेनिस, इसका साइज़ भी बढ़ जाता है बॉयज़ में और पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा इरेक्ट हो जाता है, आइदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली। ये सारे चेंजेस बेटा एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ईयर्स, है ना, 2-3 साल लग जाते हैं इसको। कईयों में जल्दी होते हैं, कईयों में स्लो प्रोसेस होता है। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। ठीक है, सभी इंडिविजुअल्स में डिफ़र करती है एज भी और टाइम भी। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, है ना, और लेकिन कुछ में दे हैपन स्लोली, धीरे धीरे होते हैं चेंजेस। ऑल्सो ईच चेंज डड नॉट बिकम कंप्लीट quickly either. So for example, अगर thick hair on the face in boys appears as a good few scattered hairs first and only slowly does the growth begin to become uniform. पहले धीरे धीरे हेयर्स आते हैं, उसके बाद एक जैसे हो जाते हैं। तो इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंसेस बिटवीन पीपल। तो आप सब बच्चे मतलब इस चीज़ को डिफरेंटली हैंडल करते हो। आपका जो टाइम है, आपका जो एज वाला फैक्ट है, वो भी अलग अलग हो सकता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। नो जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप्ड नोजेस, फिंगर्स अलग अलग है ना हमारे, तो वैसे हेयर ग्रोथ और साइज शेप भी ब्रेस्ट और पेनिस का सबका अलग अलग होगा। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्शुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। जितने भी चेंजेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये हमें किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारी बॉडी की सेक्शुअल मैच्योरेशन की तरफ, मेच्योरिटी की तरफ। नाउ वाई डज द बॉडी शो सेक्शुअल मैच्योरेशन एट दिस एज? इसी एज पर क्यों शो करती है? क्योंकि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना है बेटा, उसके लिए हमें इन ऑर्गन्स की मैच्योरिटी ज़रूरी है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स की बात की थी ना, हमें चाहिए मल्टी सेलुलर बॉडीज़ में स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए। इसीलिए जो जर्म सेल्स की क्रिएशन होनी है, जिसने पार्टिसिपेट्स करना है जर्म सेल ने रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, तो उसके लिए हमें इस एज पे सेक्सुअल मैच्योरेशन की ज़रूरत पड़ती है। एंड वी हैव सीन दैट प्लांट्स, जैसे हमने पौधों में देखा है ना, उन्होंने स्पेशल सेल टिश्यूज़, जैसे पॉलन ग्रेन्स की बात की, ओवरी की बात की, वैसे ह्यूमन बींग्स में भी स्पेशल टिश्यूज़ इस पर्पज़ के लिए चाहिए। वाइल द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज़ ग्रोइंग टू इट्स एडल्ट साइज, जब इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अडल्ट साइज में ग्रो कर रही है, जो रिसोर्सेज हैं बॉडी के, दे आर मेनली डायरेक्टेड एट अचीविंग दिस ग्रोथ। वाइल दैट इज हैपनिंग, द मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू इज नॉट लाइकली टू बी अ मेजर प्रियोरिटी। अब यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जब ऐसा हो रहा है इस एज में, द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिकम्स स्लो। जो जनरल बॉडी की बात कर रहे थे हम, जैसे बॉडी का सिंपली इन लार्ज होना, चेंजेस होना, जो जनरल बॉडी ग्रोथ है वो बेटा स्लो हो जाती है, इट स्लोज डाउन, है ना। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ हैं वो जल्दी से इस एज में दे बिगिन टू मैच्योर। तो इस
टाइम पीरियड को हम क्या लेते हैं नाम साइंस में? दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलिसेंस इज कॉल्ड पुबर्टी। ये जो हमने चेंजेस की बात की ना एडोलिसेंस की, ग्रोथ ऑफ हेयर्स है ना, इनलार्जमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये सारा जो टाइम पीरियड है दिस इज नोन एज reproduction tissues begin here to mature and this period is known as puberty। इस adolescence के period को हम puberty का नाम देते हैं। So how do all the changes that we have talked about linked to the reproductive process? अब ये बात समझनी है आपने कि हमने इतना सारा जो पढ़ा, ठीक है, ये reproductive process से किस तरह से लिंक है, किस तरह से रिलेटेड है। We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स हैव टू ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो सेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, इसका मतलब है कि हमने जर्म सेल्स चाहिए हमें दो इंडिविजुअल्स के, जिन्होंने फ्यूज़ होना है, ज्वाइन होना है टुगेदर, तभी हमें जो रिजल्ट है इसका मिलेगा एज अ न्यू बेबी। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल्स फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ एक्सटर्नल रिलीज़ क्या है कि दोनों की बॉडी से, इंडिविजुअल की बॉडी से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनसे एक्सटर्नल रिलीज़ होगा, बाहर की तरफ रिलीज़ होगा जर्म सेल्स का। ओके, जैसे एज हैपन्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी ऐसे हुआ था ना, जो मेल जर्म सेल्स थे वो पॉलन एंथर से आए थे, है ना, और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग देयर बॉडीज़ टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर। या फिर दूसरा तरीका ऐसे हो सकता है कि एक या तो हम इंट्रोड्यूस करें मेल जर्म सेल को, है ना, फीमेल बॉडी में, या फिर जो टू इंडिविजुअल्स की जो बॉडी है दे ज्वाइन टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ द जर्म सेल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये बहुत सारे दूसरे एनिमल्स में भी होता है, हम तो ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, दूसरे एनिमल्स में भी इस तरह का प्रोसेस होता है, इट्स कॉमन। इफ़ एनिमल्स आर टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफिएबल बाय अदर इंडिविजुअल्स। Okay, many changes during puberty such as new hair growth patterns, they are the signals that sexual maturation is taking place. Okay, तो this is very important। अगर नहीं ऐसा होता है तो something abnormality is there, तो you should talk to your doctor, you should talk to your elders। इस बारे में आपको बात करनी चाहिए अगर आप में ये changes नहीं होते। On the other hand, the actual transport of germ cells between the two people needs special organs। अब हमने बात की थी कि इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ जर्म सेल्स का, है ना, तो इसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए सेक्सुअल एक्ट के लिए, सच एज पेनिस जब हम बॉयज़ की बात करेंगे, विच इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। इन मैमल्स, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर ऑल्सो मैमल्स, द बेबी इज़ कैरिड इन द मदर्स बॉडी, है ना। हम सबका जन्म कहाँ से हुआ है, हमारे जो मदर्स हैं उन्होंने हमें बॉर्न किया है ना, हमारा बर्थ वहीं से हुआ है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड वो हमें कैरी करती हैं अपने वॉम में एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, फिर फीड करती हैं हमें। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एंड organs and breast will need to mature the accommodate these possibilities. Now let us look at the systems involved in the process of sexual reproduction। तो पहले है male reproductive system, that is your 8.3.3a part। यहाँ पे डायग्राम में आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पोर्शंस हैं विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शंस दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देख सकते हो आप, द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स बेटा कहाँ पर होती है, जर्म सेल्स को हम नाम देते हैं ह्यूमन बींग्स में स्पर्म्स का। ओके, याद रखो, इसे अंडरलाइन कर लो, दैट टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं स्पर्म्स, मेल्स में कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं बेटा, टेस्टिस में। ओके, these are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires a low temperature। अब ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रोडक्शन होती है स्पर्म्स की टेस्टिस में, ये कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारा जो एब्डोमेन है ना उसके बाहर। क्यों, स्क्रॉटम में स्पेशली क्यों, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए एज़ कम्पेयर टू एब्डोमेन। एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए इसको सेपरेट स्क्रॉटम में रखा है। देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी हमें लो चाहिए, दैट इज़ वाई ये जो ऑर्गन है हमारा दैट इज़ आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी।
Now we have discussed the role of the testis in the secretion of hormone testosterone. अंडरलाइन कीजिए, स्पर्म की प्रोडक्शन के साथ ये एक हार्मोन भी सिक्रेट करता है मेल्स में, दैट इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरॉन। और ये जो टेस्टोस्टेरॉन है, ये जितने भी बॉयज़ में चेंजेस होते हैं ना, एडोलिसेंस में ग्रोथ ऑफ हेयर, इनलार्जमेंट ऑफ साइज ऑफ पेनिस, ये सारे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन सिक्रीशन विच इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरॉन। तो in addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance seen in boys at the time of puberty, जो मैंने आपको बताया. Now the sperms formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from the urinary bladder. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से समझो कि जो स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टिस में, वो कहाँ डिलीवर होने, किसके थ्रू डिलीवर होने हैं। एक ट्यूब है जिसको मेल्स में, जिसको हम कहते हैं वास डेफरेंस, जो किसके साथ जुड़ी हुई है, दूसरी ट्यूब के साथ जो यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर द बोथ द स्पर्म्स एंड यूरिन। जो हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है, तो वो एक कॉमन पैसेज बनता है वहाँ से फॉर बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन। ओके, यहाँ से एक कॉमन पैसेज बनता है, वहीं से हमारा यूरिन पास आउट होता है और वहीं से मेल्स के स्पर्म्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। ओके, अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास डेफरेंस ग्लैंड्स भी होते हैं, लाइक द प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स हैं वास डेफरेंस के साथ साथ। दे ऐड देयर सिक्रीशंस। अब उनकी सिक्रीशन से क्या फ़ायदा होने वाला है, द स्पर्म्स आर नाउ इन अ फ्लूइड, एक फ्लूइड में आ जाते हैं, फ्लूइड मीडियम मिल जाता है स्पर्म्स को, जो उनकी मूवमेंट में हेल्प करता है, विच मेक्स देयर ट्रांसपोर्ट ईजियर एंड दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन भी देता है स्पर्म्स को। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज़, बहुत छोटी बॉडीज़ होती हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटीरियल होता है उनमें, डीएनए, एंड अ लॉन्ग टेल होती है स्पर्म्स की, दैट हेल्प्स देम टू मूव टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल, जो फीमेल जर्म सेल की तरफ जाने में उनकी हेल्प करती है। नौ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेटा 8.3.3b में, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। ओके, जो फीमेल जर्म सेल्स हैं, हमारे एग्स हैं, वो कहाँ बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं, जैसे आपने प्लांट के केस में पढ़ा था। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स भी बनते हैं यहाँ पर। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ कौन सा एंड्रोजन हार्मोन बनता है ना। लुक एट द फिगर 8.11 एंड आइडेंटिफाई द वेरियस ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी में आपका वो एग सेल है, देन यूट्रस इज़ देयर, सर्विक्स इज़ देयर, ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं, तो जो कवरिंग है दैट इज़ नोन एज वजाइना। तो अब हम आगे पढ़ते हैं डिटेल में। व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न, जब एक लड़की का जन्म होता है ना, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, जो मैच्योर नहीं होते अभी, इमेच्योर। ऑन रीचिंग पुबर्टी, जैसे पुबर्टी की स्टेज आती है, यानी 7th 8th 9th क्लास आती है आपकी, एडोलिसेंस वाली एज, सम ऑफ दीज स्टार्ट मैच्योरिंग। इनमें से कुछ जो आपके इमेच्योर एग्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे जो आपकी ओवरीज में, वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। 1 एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरी, और एक महीने में एक ओवरी में एक एग प्रोड्यूस होता है हर महीने। ओके, सिंगल एग। द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म थ्रू अ थिन ओविडक्ट। अब ये वाला एग जो है ना, वो आपकी ओवरी से वॉर्म में जाता है, ठीक है, कोख बोलते हैं जिसको। किसके थ्रू जाता है बेटा, ओविडक्ट के थ्रू। जैसे स्पर्म वहाँ वास डिफरेंस के थ्रू जाता है ना, तो यहाँ पे गर्ल्स में थिन ओविडक्ट बोलते हैं उसको, या फिर आप फेलोपियन ट्यूब बोलो, दो बोथ आर द सेम थिंग्स। द 2 ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू एन इलास्टिक बैग। 2 ओवरीज है ना, तो उनके 2 रास्ते होंगे, 2 फेलोपियन ट्यूब्स होंगे, 2 ओविडक्ट्स। वो यूनाइट कहाँ होती हैं, एक इलास्टिक बैग में यूनाइट होती हैं, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। और ये जो यूट्रस है, ये ओपन होता है हमारे वजाइना में थ्रू द सर्विक्स, जो आपने डायग्राम में देखा। अब जो ये स्पर्म है, ये एंटर करता है वजाइनल पैसेज में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब 2 बॉडीज़ ज्वाइन होती हैं, तो इंटरनल रिलीज होता है स्पर्म का, तो ये वेजिनल पैसेज में एंटर कर जाता है। दे ट्रैवल अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, एंड रीच द ओविडक्ट, यानी फेलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, वेयर दे मे इनकाउंटर द एग, जहाँ पर एग्स हैं और इनकाउंटर, वहाँ पे इनका फ्यूजन हो जाता है एग्स के साथ स्पर्म्स का।
द फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्यूजन हो गया एग सेल के साथ, तो जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रॉय। ओके, ये एम्ब्रॉय इम्प्लांट होता है यूट्रस की लाइनिंग में, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो, जहाँ वो ग्रो होना शुरू हो जाता है और उसके ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, है ना, टू बिकम फीटस। नाउ we have seen in earlier sections that the mother body is designed to undertake the development of the child. मदर की बॉडी इस तरह से भगवान ने, नेचर ने डिज़ाइन की गई है कि उसमें चाइल्ड की डेवलपमेंट प्रॉपर हो सकती है। कैसे? Hence the uterus prepares itself every month to receive and nurture the growing embryo. The lining जो होती है यूट्रस की थिकन्स, मोटी होती है, थिक होती है, एंड इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नरिशमेंट है, वो इसके थ्रू मिलनी है ग्रोइंग एम्ब्रॉय को। तो जो एम्ब्रॉय है वो सारी की सारी न्यूट्रिशन लेता है अपने मदर्स ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, और उस टिश्यू का नाम आपने याद रखना है, दैट इज़ नोन एज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू है जिसके थ्रू एम्ब्रॉय को न्यूट्रिशन मिलेगी मदर्स ब्लड से। दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। ओके, now it contains villi on the embryo side of the tissue, on the mother side are blood spaces। ठीक है, अब ये जो है इसमें विलाए होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, एम्ब्रॉय साइड वाली, एम्ब्रॉय की तरफ, ठीक है, साइड ऑफ द टिश्यू। नाउ ऑन द मदर साइड, मदर वाली साइड में देयर आर ब्लड स्पेसेस, वहाँ पर विच सराउंड्स द विलाई, उसने उसको लार्ज सरफेस एरिया देना है एम्ब्रॉय को, फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास थ्रू द मदर टू द एम्ब्रॉय। Now the developing embryo will also generate waste substances, है ना, अब वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है डेवलपिंग एम्ब्रॉय, वो भी फर्दर विच कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा के, वो रिमूव हो जाता है मदर्स ब्लड के थ्रू, है ना। न्यूट्रिशन भी प्लेसेंटा ने दी, रिमूवल ऑफ वेस्ट भी प्लेसेंटा के थ्रू हुआ। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months लेते हैं बेटा, ठीक है, और जो टाइम से पहले हो जाते हैं उनको प्री मैच्योर बेबी कहते हैं, है ना। कुछ तो सर्वाइव कर जाते हैं जिनको प्रॉपर इनक्यूबेटर्स में रखा जाता है, कुछ नहीं भी करते। द चाइल्ड इज़ बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। यूट्रस की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मसल्स की, जिसकी वजह से जो बेबी है बॉर्न करता है। नाउ नेक्स्ट इज योर टॉपिक 8.3.3c, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। क्या होता है जब एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती? तो मान लो कि स्पर्म नहीं गया, नहीं फर्टिलाइजेशन हुई एग की, तो इस केस में क्या होता है? जब स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज नहीं होता, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day, है ना, एक दिन के लिए रहता है। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg एवरी मंथ, तो यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। तो अब इस केस में जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। Now this would be required for nourishing the embryo if fertilization had taken place। मतलब अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती तो इसको हम यूज़ कर लेते, जो थिक स्पॉन्जिंग लाइनिंग है, ब्लड है मदर्स, उसको हम नरिशिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं एम्ब्रॉय के लिए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं है, नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, अब हमें इस लाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, ये टूट जाती है धीरे धीरे, एंड कम्स आउट थ्रू द वेजिना एज ब्लड, ठीक है, और वेजिना के रास्ते से एज अ ब्लड निकलता है, एंड म्यूकस भी निकलता है उसके साथ साथ, थिकी स्लिमी सब्सटेंस। नाउ दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, आफ्टर 28 days ये रिपीट होता है साइकिल, एंड इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको। इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 days इसका पीरियड रहता है। नेक्स्ट इज 8.3.3d पार्ट, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये बहुत ज़रूरी है, एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन इज़ ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना। तो हमारी therefore some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or the mind is ready for sexual acts। ये नहीं है कि मेच्योरिटी होगी तो अब हमारा माइंड बॉडी तैयार है सेक्सुअल एक्ट्स के लिए, है ना, या फिर बच्चे पैदा करने के लिए। हाउ डू वी डिसाइड
इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे हम डिसाइड करते हैं? ऑल ऑफ अस आर अंडर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर होते हैं, हमारे ऊपर इश्यूज़ होते हैं। कई बार हम मेंटली प्रिपेयर नहीं होते सेक्सुअल एक्ट्स के लिए, लेकिन हमारे फ्रेंड्स से जो हमारी फैमिली मेम्बर हैं, है ना, उनका प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि शादी करो, टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। और एक प्रेशर ये भी होता है गवर्नमेंट एजेंसी से कि आपको जो चिल्ड्रन हैं वो अवॉइड करने हैं, नहीं करने हैं। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है कई बार कि क्या करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। Now we have discussed in class 9th that diseases can be transmitted from person to person in variety of ways. 9th क्लास में पढ़ा है ना आपने कि बहुत सारे तरीक़ों से ये बीमारियाँ फैलती हैं। Now since the sexual act is a very intimate connection of bodies, it is not surprising that many diseases can be sexually transmitted. अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्पर्म्स ही ट्रांसमिट हो रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ भी हैं जो सेक्सुअल एक्ट के दौरान ट्रांसमिट होती हैं। नाउ दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से भी कह लो आप, जैसे गोनोरिया और साइफिलिस हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस टाइम पर सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली जो डिजीज़ हैं उनके जो एग्जाम्पल्स हैं दे आर गोनोरिया एंड साइफिलिस। और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो वार्ड्स एंड HIV एड्स। HIV क्या है? HIV is a virus which causes the disease AIDS. Okay, you should know the full form of AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. Now, is it possible to prevent the transmission of such diseases during the sexual act? Now, अब इसका बचाव भी है, पॉसिबल है। Yes, it is possible using a covering जिसको हम कहते हैं कॉन्डम। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? इन मेल्स बॉयज़ इट इज़ फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स। अब ये प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ मेनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, है ना, और प्रेगनेंसी भी इससे अवॉइड की जा सकती है। नाउ द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी, है ना, मेजर डिमांड्स चाहिए। आपको पता ही है जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है बढ़ जाएंगी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन वो भी ज़रूरी है सेटअप। एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट हर हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड। अगर वो सेक्सुअल एक्ट के लिए रेडी नहीं है तो उसकी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। देयरफॉर मेनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसलिए बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं, ठीक है। दीज मेथड्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड दे फॉल इन नंबर ऑफ कैटेगरीज। कैसे? वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। अगर हम मैकेनिकल बैरियर जैसे कॉन्डम्स हमने यूज़ किए, है ना, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो एग्स तक नहीं पहुंच सकते, तो एक तो ये तरीका हो गया मैकेनिकल बैरियर का। दूसरी कैटेगरी क्या आती है कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स की? बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। इसके लिए ताकि सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। मतलब एग्स ही प्रोड्यूस ना हो तो फर्टिलाइजेशन में नहीं होगी, ऑब्वियस है। दीज ड्रग्स जो ऐसी मेडिसिन हैं उनको हम ओरली लेते हैं एज पिल्स, ओके। तो ये हार्मोनल चेंजेस लाती हैं और एग की प्रोडक्शन नहीं होने देती। नाउ अगर हम एग की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो ये हम बात करेंगे फीमेल्स की, है ना। तो हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स टू। साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं भाई जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज, और इसके अलावा और जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं वो जैसे कि एक लूप जिसको हम कॉपर टी कहते हैं, वो फीमेल्स में यूट्रस में प्लेस की जाती है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। नाउ दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स ऑल्सो ड्यू टू इरिटेशन, यूट्रस इन्फेक्शन भी हो सकता है। इफ़ द वास्ट डिफरेंस, अब यहाँ बॉयज़ की बात करेंगे, इन द मेल इज़ ब्लॉक्ड, अगर वास्ट डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म ट्रांसफ़र जो है वो रुक जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। इफ़ द फेलोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज़ ब्लॉक्ड, अगर फीमेल की फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए तो एग का रिलीज़ जो है वो रुक जाएगा, वो, है ना। इन बोथ द केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, दोनों ही केसेस में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इनको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड्स, ठीक है। ऐसी ब्लॉक्स को बनाने के लिए, ब्लॉकेज करने के लिए वास्ट डिफरेंस इन मेल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स सर्जरी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, जिसको सर्जिकल मेथड कहते हैं। वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ, ये सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, और लॉन्ग रन में ये कामयाब हैं। हाँ, मे बी
इन्फेक्शन हो सकता है, और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर सर्जरी अच्छे से ना हुई हो। तो सर्जरी जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर आपको नहीं चाहिए किसी को प्रेगनेंसी पेरेंट्स को, तो वो रिमूव भी करवा सकते हैं सर्जरी के थ्रू। दिस में बी मिसयूज्ड बाय पीपल, कुछ लोग जो सेक्स सिलेक्टिव होते हैं, जिनको लड़का चाहिए या कुछ इस तरह से चॉइस चाहिए, तो वो अपनी विलिंगनेस मतलब अपनी मर्ज़ी से ऐसे प्रोसेस को अपनाते हैं, तो वहाँ पर हम इसको नाम देते हैं अबॉर्शन का। ओके। और या फिर गलती से अगर किसी का ऐसे जो प्रेगनेंसी है वो फेल हो जाती है तो उसको हम मिसकैरेज बोलते हैं। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन्ड, है ना, मेंटेन होना चाहिए। नंबर ऑफ मेल्स दे शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स। नाउ बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फिटिसाइड्स, अब जैसे आप सुनते हो कि कन्या भ्रूण हत्या, है ना, लड़कियों को जो है वो फीटस में ही ख़त्म कर दिया जा रहा है, अंदर ही फिटिसाइड्स। चाइल्ड सेक्स रेशियो इज डिक्लाइनिंग, कम होता जा रहा है रेशियो, ये बिगड़ता जा रहा है, अलार्मिंग रेट दे रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, है ना। तो ये कानून बनने चाहिए और उनको बने भी हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि रिप्रोडक्शन के मेथड से हम पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन अ गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन द साइज़। तो पॉपुलेशन का साइज़ कैसे बेटा, कौन डिटरमाइन करेगा कि कितना रेट ऑफ बर्थ है, कितना डेथ है, तभी हमें पता चलेगा कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या स्टेबल है। द साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज़ अ कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। दिस इज़ बिकॉज एन एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। एवरीबडी, हर एक बंदा चाहता है मैं अच्छी लाइफ जीऊँ, है ना। लेकिन अगर किसी के मान लो 4 बच्चे हैं, उसको उसकी इनकम उतनी है कि वो सिर्फ 2 बच्चों की केयर कर सकता है, तो यहाँ पर जो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो बहुत डाउन चला जाता है ना। तो सोसाइटी में पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग हैं कई लोगों के, तो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज़ करता है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो और हमने सारी टॉपिक्स, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सेमिनल वेसिकल्स का रोल, प्रोस्टेट ग्लैंड का रोल डिटेल में पढ़ा है। तो आपने ये रिकैपिचुलेशन के लिए पॉइंट्स भी पढ़ लेने हैं। दिस इज़ योर चैप्टर रिप्रोडक्शन। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। होप फॉर द बेस्ट। आप सबको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।